नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम लोग यूजीसी नेट के परीक्षा में आए प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे उनके शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता या वचनामृत। ठीक है, तो हमने देखा था कि गोकुलनाथ के दो ग्रंथ थे। ठीक है, गोकुलनाथ के कितने ग्रंथ थे? दो ग्रंथ थे। ठीक है, दोनों ब्रज में थे। पहले ग्रंथ का नाम था 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, जिसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बताते हैं। और एक था 252 वैष्णव की वार्ता, जिसमें विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन था। और आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि यह अकबर के समय का है। ठीक है, अकबर के समय का है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसमें किसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 84 वैष्णव की वार्ता में। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। लेकिन हमसे पूछे विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन, तो 252 वैष्णव की वार्ता में है। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता में है। अब देखिए, भक्तमाल किसका ग्रंथ है? ठीक है, भक्तमाल की अगर बात करें तो भक्तमाल नाभादास का ग्रंथ है। किसका है? नाभादास का है। ठीक है, अब हम लोगों ने दो तीन बिंदुओं पर ध्यान से बात की। पहली बात तो यह कि हमने देखा कि अगर महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत पूछे तो हमें 84 वैष्णव की वार्ता को सही विकल्प में चुनना होगा। यदि हमसे पूछे कि विठल नाथ के शिष्यों की चर्चा बताइए किसमें किस ग्रंथ में हुई, तो 252 वैष्णव की वार्ता हुई। अगर हमसे पूछे 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ के लेखक कौन है, तो हमें यह बताना होगा कि गोकुलनाथ है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो भक्तमाल में मिलता है। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगले प्रश्न पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए किसकी पंक्ति है? क्या क्या वह कबीरदास जी की पंक्ति है, तुलसी जी की पंक्ति है, या शूर की है, रैदास की है? तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह ध्यान देना होगा कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए, ये किसकी पंक्ति है? कबीर जी की पंक्ति। किसकी पंक्ति है? कबीर जी की पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीर। ठीक है, अच्छा अब हम ध्यान दें। पहली बात तो ये कि कबीर जी ने क्या कोई ग्रंथ की रचना नहीं की, बल्कि उनके वाणी का संकलन होता है। जब कबीर, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जब कबीर 64 वर्ष की उम्र के थे, अर्थात कब? 1464 ईस्वी में किसने? तो धर्मदास ने बीजक में, ठीक है, कबीर के वाणी का क्या है? संग्रह करता है। ठीक है, संग्रह करते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर हमसे पूछे काशी में प्रकट भये रामानंद चिताए, ये किसका रचना है? ठीक है, यह किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास की है। ठीक है, अगर देखिए हमसे यह पूछे कि मातु पिता जग तज्जो विधुयु न लिखी कुछ भाल भलाई, तो यह किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। ठीक है, अगर हमसे पूछे गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, ठीक है, तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति होगी रैदास की। इसमें इन्होंने अपने 67 वर्ष उम्र की चर्चा की है। ठीक है, अच्छा रैदास की कौन सी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है? तो रैदास जी ने लिखा जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहूं अजहूं बनारसी आशा पासा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे अगले प्रश्न पर ये पूछा जा रहा है, या अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? अब देखिए आचार्य शुक्ल कितने महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में। ठीक है, क्या गार्षण ताशी ने, या फिर पंडित नाम राम नारायण दुगड़ ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी, या पंडित हरप्रसाद शास्त्री? तो आपको पता होगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। ठीक है, आपको यह ज्ञात होगा कि रासो, ठीक है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अच्छा देखिए, कई विद्वानों के कई मत हैं रासो के शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में। विभिन्न आलोचकों में बहुत मतभेद है। अगर हम देखें, अगर हमसे पूछे राजसूई किसने माना? ठीक है, राजसूई किसने माना? राजसूई, तो कौन माना? राजसूई किसने माना? तो राजसूई किसने माना? गारसद तासी ने माना। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि राजसूई, ठीक है, हो गया।
अब पूछे हरप्रसाद शास्त्री ने माना क्या, तो राजयश माना है। क्या माना है, राजयश माना है। लेकिन हमसे पूछे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राशक माना है। क्या माना है, राशक माना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं अपने, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माना है। ठीक है, और राजयश से किसने माना है, तो इसका सही उत्तर हो गया राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने माना। लेकिन रासो की उत्पत्ति रसायन से अगर पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इन्होंने क्या माना, राजयश माना। ठीक है, राजयश। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अगले प्रश्न की डिमांड क्या है हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। ठीक है, लक्षण ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं रीतिकाल में, ढेर सारे लक्षण ग्रंथ हैं। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसका अर्थ क्या है, नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, ठीक है, या फिर रस निष्पत्ति गुण दोष। ठीक है, तो काव्यांग, काव्य के अंगों का विवेचन ही तो लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हुआ, काव्यांग विवेचन। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि लक्षण ग्रंथ की रचना करने में क्या है, करते थे। ठीक है, इसका अर्थ होता है काव्यांग विवेचन। ठीक है, अगर हमसे ये पूछे कि काव्यांग विवेचन को परिभाषित कीजिए, तो हमें यह बताना होगा कि रस छंद अलंकार रीति काव्य दोष और काव्य गुण आदि का विवेचन काव्यांग विवेचन कहलाता है। जब हमारी रचनाओं में रस छंद अलंकार रीति काव्य दोष काव्य गुण इन सब की चर्चा हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, काव्यांग विवेचन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे अगले प्रश्न पे क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए रीति काल से भर भर के प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि रीति सिद्ध कौन है। ठीक है, क्या बिहारी है या घनानंद है, मतीराम है या तोष है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी रीति रीति सिद्ध धारा के। ठीक है, रीति सिद्ध धारा के कवि है। ठीक है, बिहारी रीति सिद्ध धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि है, यह कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। ठीक है, बिहारी के गुरु कौन थे, नरहरि दास थे। तथा ये देखिए एक प्रश्न बनता है किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रिय विद्यार्थी अगर हमसे पूछे बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो आपको बताना होगा यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नरहरि दास नाम था। ठीक है, इनकी एकमात्र काव्य रचना है कौन सी, बिहारी सतसई। ठीक है, जिसमें शुक्ल ने लगभग 702 माने हैं और एक प्रमाणिक मत मिलता है 719। ठीक है, बिहारी सतसई। ठीक है, मुक्तक काव्य था ये, इनकी एकमात्र रचना जिसके लिए जो है हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमसे अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। ठीक है, क्या भरत मुनि है, आनंद वर्धन है, शंकुक है या अभिनव गुप्त है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर हमसे पूछे अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है, ठीक है, या प्रतिष्ठापक कौन है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शंकुक। शंकुक इसका सही उत्तर होगा, शंकुक। ठीक है, शंकुक। अब देखिए भरत मुनि ने क्या रस सूत्र दिया है ना कि रस सूत्र की व्याख्या की है। अगर हमसे पूछे कि प्रथम रस निरूपण आचार्य जिसने रस का निरूपण किया तो भरत मुनि, लेकिन हमसे पूछे कि प्रथम रस सूत्र निरूपण आचार्य व्याख्याता तो सही उत्तर भट्टलोलट होगा। लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि अनुमितिवाद, ठीक है, को की प्रतिष्ठापना कितने की या प्रतिष्ठापक कौन थे, तो शंकुक थे। ठीक है, अगर हमसे पूछे चित्त तुरंग न्याय का संबंध किससे है, चित्त तुरंग न्याय हायर में प्रश्न बन चुका है कि चित्त तुरंग न्याय का संबंध किससे है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना होगा चित्त तुरंग न्याय का संबंध किससे है, शंकुक से है। ठीक है, शंकुक से है। तो हमारा सही उत्तर अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना होगा कि अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है, शंकुक है। ठीक है, शंकुक है। अब देखिए अगले प्रश्न पर हमसे अलंकार से प्रश्न पूछा जा रहा है और बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है, अलंकार के चर्चित उदाहरण से प्रश्न है। हमसे कह रहे हैं कि किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर। ठीक है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। मतलब समझ रहे हैं, क्या संदेह हुआ, स्वभावोक्ति अलंकार या अनोक्ति या भ्रांति मान, तो उसको भ्रम हुआ, उसको भ्रम हुआ। वो जो है तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल सोचकर। ठीक है, उसको भ्रम हुआ और भ्रम मिट गया, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसका सही उत्तर होगा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न, ठीक, हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि काव्य अलंकार के रचयिता है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है काव्य अलंकार के रचयिता है। ठीक है, काव्य अलंकार के रचयिता है।
ठीक है। अब देखिए काव्य अलंकार के रचयिता अगर हमसे पूछे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या भरत मुनि है, कुंतक है, भामह है या फिर दंडी है? प्रिय विद्यार्थियों काव्य अलंकार दो लोगों का ग्रंथ है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन ऑप्शन में है? तो भामह सही है, ठीक है। 6वीं सदी में भामह ने काव्य अलंकार लिखा। अच्छा, काव्य अलंकार नाम से सेम ग्रंथ इनके शिष्य का भी था जिनका नाम था रुद्रट, ठीक है। रुद्रट ने भी 9वीं सदी में काव्य अलंकार नाम से ग्रंथ लिखा, ठीक है। काव्य अलंकार, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, गलती हो सकती है। काव्य अलंकार नाम से ग्रंथ लिखा, लेकिन अभी जो हमसे पूछा जा रहा है काव्य अलंकार के रचयिता पूछा जा रहा है, तो उसके काव्य अलंकार रचयिता कौन है? भामह है। अच्छा, भामह ने किस अलंकार को सर्वश्रेष्ठ अलंकार माना है? तो प्रिय विद्यार्थी आपको बताना होगा, इन्होंने सब अलंकारों की जननी किसको माना? वक्रोक्ति को माना, वक्रोक्ति को, ठीक है, वक्रोक्ति को माना है, ठीक है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? प्रिय विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रश्न, हमसे भारोपीय परिवार से भाषा पूछ रहे हैं और कौन सी नहीं? क्या मराठी नहीं है, गुजराती नहीं है, मलयालम नहीं है या फिर हिंदी नहीं है? ठीक है। अब देखिए मलयालम, मलयालम किस परिवार की है? द्रविड़ परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार से संबंधित है। और वहीं अगर हम बात करें मराठी, गुजराती, हिंदी भाषा की, तो वह भारोपीय परिवार की अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? प्रिय विद्यार्थियों हमसे यह पूछा जा रहा है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो हमें पता कहाँ बोली जाती है, विकल्प को पढ़ के तब हम लोग आंसर पे आएंगे। कह रहे हैं कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? क्या इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन, बनारस? तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा वृंदावन में बोली जाती है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। अच्छा, और कहाँ बोली जाती है? तो हम देखें अलीगढ़ में भी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, राजस्थान के भरतपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्र में भी बोली जाती है। अच्छा, इलाहाबाद में क्या बोली जाती है? तो इलाहाबाद में अवधी, ओरछा और झांसी में क्या बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है। बनारस में भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, चारों विकल्प को तोड़ेंगे। अवधि, यहाँ पे अवधि चलती है, ठीक है, इलाहाबाद में। झांसी, ओरछा और झांसी में क्या बोली जाती है? तो ओरछा और झांसी में, ठीक है, बुंदेली बोली जाती है। एग्जाम में हमसे ये पूछे कि बनारस में क्या बोली जाती है, तो आपको बताना होगा कि बनारस में भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपने 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कह रहा है विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था, यह इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? कह रहा है विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? क्या यह क्या यह पंक्ति भारत भूषण अग्रवाल की है, ठीक है, अज्ञेय की है, नेमचंद जैन की है या त्रिलोचन की है? तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर क्या होगा? यह पंक्ति अज्ञेय की है। पुनः सुनेंगे, अगर हमसे पूछे विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? तो आपको बताना होगा यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति प्रयोगवाद के कवि, प्रवर्तक, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी की है, ठीक है। अब देखिए किस कविता से उद्धृत है, अगर हमसे ये पूछ ले तो कितनी शांति कितनी शांति, ठीक है। हमसे अगर पूछे कि ये किस कविता से उद्धृत है, तो इस कविता का नाम है कितनी शांति, ठीक है, कितनी शांति, कितनी शांति कविता से, ठीक है, यही दो बार। अब ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछे कि विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? तो हमें बताना होगा कि अज्ञेय जी की पंक्ति है, ठीक है। किसकी पंक्ति है? अज्ञेय जी की पंक्ति है। अब देखिए अगर हम बात करें त्रिलोचन जी की कोई पंक्ति बताइए, त्रिलोचन जी की, तो उनकी कौन सी पंक्ति है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो हमसे कहे अगर फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं आओ, ठीक है, फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं आओ, ठीक है। नेमचंद जैन की कोई पंक्ति, तो कितने दिनों बाद आज फिर जब तुमसे सामना हुआ, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल की अगर पंक्ति की बात करें तो रस तो अनंत था अंजुरी भर ही पिया जी में वसंत था, एक फूल ही दिया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं पत्रिका से, ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पत्रिका से पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मतवाला के संपादक कौन थे? प्रिय विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि मतवाला के संपादक कौन थे? क्या भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, ठीक है, या फिर धर्मवीर भारती थे, निराला थे या शिव पूजन सहाय थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि मतवाला के संपादक कौन थे, ठीक है, मतवाला के संपादक कौन थे? निराला जी थे,
ठीक है। अच्छा, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, आपके मन में यह भी आना चाहिए। तो मतवाला 1923 में, कब, 1923 में संपादित हुई। ठीक है। संपादक कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ठीक है। कलकत्ता से निकलती थी, कहाँ से निकलती थी, कलकत्ता से निकलती थी। कैसी पत्रिका थी मतवाला, तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है। अगर और क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, अगर हमसे पूछे कि धर्मयुग नामक पत्रिका किसकी है, तो हमें बताना होगा धर्मयुग नामक पत्रिका धर्मवीर भारती की है। यह भी साप्ताहिक थी और ये बंबई से निकलती थी। ठीक है। अगर हमसे पूछे भारतीय हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम बताइए, ठीक है, तो भारतीय हरिश्चंद्र की पत्रिका का क्या नाम था। ठीक है। तो कवि वचन सुधा था। ठीक है। बाला बोधनी था। हरिश्चंद्र मैगजीन था। हमें ध्यान देना होगा कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका जो थी कवि वचन सुधा, जो मासिक भी थी, पाक्षिक भी, साप्ताहिक थी और बनारस से निकलती थी। ठीक है। शिव पूजन सहाय की कोई पत्रिका, ठीक है, हाँ थी। कौन सी पत्रिका, हिमालय नामक पत्रिका निकालते थे। कहाँ से, पटना से निकालते थे। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि साखी किसका संकलन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे आधुनिक काल से प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि साखी किसका संकलन है। क्या शमशेर बहादुर सिंह का है, कीर्ति चौधरी का है, हरिनारायण व्यास का है या विजय देवनारायण शाही का है। तो आपको पता होगा साखी किसका है, विजय देवनारायण शाही का है। इनकी एक आलोचनात्मक ग्रंथ जायसी नाम से बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बना। अगर हमसे पूछे मछली घर पूछ ले, ठीक है, मछली घर, मछली घर, यह भी विजय देव नारायण शाही का है। हमसे पूछे संवाद तुमसे, हमसे पूछ ले कि संवाद तुमसे बताइए किसका काव्य संग्रह है, तो यह भी विजय देव नारायण शाही का है। अगर हमसे यह पूछे, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि आवाज हमारी जाएगी किसका काव्य संग्रह है, ठीक है, हमसे पूछे आवाज हमारी जाएगी, आवाज हमारी जाएगी काव्य संग्रह किसका है, तो यह भी विजय देव नारायण शाही का है। फिर विद्यार्थियों हमें ध्यान देना होगा कि संवाद तुमसे, मछली घर, साखी, आवाज तुम्हारी जाएगी, ये सब किसका है, आवाज हमारी जाएगी, ये सब किसका है, ये सब विजय देव नारायण शाही जी का है। ठीक है। साखी जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आइए शमशेर बहादुर पे बात कर लेते हैं। तो इनकी रचना चुका भी हूं मैं नहीं, ठीक है, बात बोलेगी। कीर्ति चौधरी की बात करें तो खुले हुए आसमान के नीचे, कीर्ति चौधरी की बात क्या है, खुले हुए आसमान के नीचे, खुले हुए आसमान के, ठीक है, आसमान के नीचे, ठीक है, खुले हुए आसमान के नीचे, ये किसका है, तो यह कीर्ति चौधरी का है। हमसे पूछे कि बताइए हरि नारायण व्यास का कोई काव्य है, हाँ, मृग और तृष्णा। हमसे पूछे मृग और तृष्णा किसका है, मृग और तृष्णा किसकी रचना है, तो हरि नारायण व्यास की है। ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर विद्यार्थियों हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, बताइए जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है किसका कथन है। ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है किसका कथन है। क्या यह कथन, क्या यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, ठीक है, क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर मुक्तिबोध का है, या फिर अज्ञे जी का है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। ये किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। अगर हमसे पूछे जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, यह किसने कहा, ठीक है, तो यह किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आइए रामविलास शर्मा की छायावाद से संबंधित परिभाषा को ध्यान देते हैं। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है। मुक्तिबोध ने क्या लिखा है, तो मुक्तिबोध ने लिखा है कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। अज्ञे ने और क्या लिखा, अज्ञे ने लिखा व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। ठीक है। समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। ठीक है। हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। ठीक है। नरेंद्र दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा। ठीक है। ये कौन से आलोचक थे, सौष्ठववादी आलोचक थे। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, तो स्वच्छंदतावादी आलोचक इनको कहते हैं, कुछ लोग सौष्ठववादी आलोचक भी कहते हैं इनको। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि नंद दुलारे वाजपेयी कैसे आलोचक थे, तो ये एक स्वच्छंदतावादी आलोचक रहे हैं। इन्होंने शमनवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया था। ठीक है। अब देखिए तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया कि
नंद दुलारे वाजपेयी जो है प्रगतिशील आलोचक नहीं है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए मैत्री पुष्पा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए उनके उपन्यास से प्रश्न आगे हमसे पूछा ये जा रहा है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है? क्या मृदुला गर्ग जी की है, गीतांजलि श्री की है, मैत्री पुष्पा की है या चित्रा मुदगल का है? तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा मैत्री पुष्पा जी का है, ठीक है। मैत्री पुष्पा जी का रचना कौन सा है, ठीक है। तो अलमा कबूतरी है, अलमा कबूतरी है, ठीक है। अच्छा इस उपन्यास में था क्या? तो एक कबूतरा जाति थी जो बुंदेलखंड में थी, उसके जीवन संघर्ष का चित्रण है इस उपन्यास में ठीक है। अब ध्यान देंगे इनके कौन कौन से अन्य उपन्यास है, तो स्मृति दंश भी इन्हीं का है, इदन्नमम भी इन्हीं का है। चाक उपन्यास की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बना कि चाक उपन्यास किसका है, तो मैत्री पुष्पा का है। लेकिन हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि चॉकलेट किसका उपन्यास है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का है अब ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछे मृदुला गर्ग के कुछ उपन्यासों का नाम बताइए, तो सबसे पहले तो कटगुलाब बता दीजिएगा, क्योंकि कटगुलाब पे इन्हें क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। मृदुला गर्ग की बात करें तो आपको तुरंत बताना होगा कटगुलाब, ठीक है। कटगुलाब क्यों कटगुलाब बताना, क्योंकि इस पे इन्हें क्या मिला, व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। बहुत देखिए इनको साहित्य भी मिला, व्यास भी मिला, ठीक है। अगर हमसे पूछे मिलजुल मन पे क्या मिला, तो मिलजुल मन पे इनको क्या मिला, मृदुला गर्ग को मिलजुल मन पर इनको मिला साहित्य अकादमी, ठीक है। क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमसे पूछे कि बताइए मैं और मैं उपन्यास किसका है, चितकोबरा उपन्यास किसका है, तो आपको बताना होगा यह मृदुला गर्ग जी का है। किसका है, मृदुला गर्ग जी का है, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग किस पे, चित्रा मुदगल पे, ठीक है। चित्रा मुदगल पे बात कर लेते हैं हम। चित्रा मुदगल की बात करें यदि, ठीक है, तो उनके कौन कौन से, एक जमी अपनी, आवा, गिलगडू, ठीक है। आवा पे इनको व्यास सम्मान मिला, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जिसपे इनको साहित्य अकादमी, ठीक है, इनको भी दोनों पुरस्कार मिला, व्यास साहित्य दोनों, ठीक है। आइए गीतांजलि श्री पे बात करते हैं, इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है रेत समाधि जो पुरस्कृत, ठीक है, उपन्यास है, ठीक है। रेत समाधि, रेत समाधि गीतांजलि श्री का है, रेत समाधि गीतांजलि श्री का है। हमसे पूछे और कौन से उनके उपन्यास हैं, तो तिरोहित, खाली जगह, ये सब किसके हैं, तो यह सब उपन्यास किसके हैं, गीतांजलि श्री के हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछे कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है, तो यह जो है चित्रा मुदगल की है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं पात्र से प्रश्न, ठीक है, हमसे पात्र से प्रश्न पूछा जा रहा है। हमसे पूछ रहे हैं कि विलोम किस नाटक का पात्र है, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सारे प्रश्न टीजीटी पीजीटी में रिपीट हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन घाव गंभीर वाले प्रश्न, अगर गलत हुआ तो बाहर, ठीक है। विलोम किस नाटक का पात्र है, क्या चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल गांधार या आषाढ़ का एक दिन? तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ज्ञात होगा कि विलोम किसका पात्र है, तो विलोम है आषाढ़ का एक दिन। किसका नाटक है, तो ये मोहन राकेश का है। कब लिखा गया, 1958 में, 1958 में, ठीक है। अब ध्यान देंगे आषाढ़ के एक दिन का पात्र कौन कौन और है, ठीक है, तो अंबिका, ठीक है, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, ठीक है, कालिदास के जीवन पर था। और अगर हम पूछे अधिकारी पात्र पूछे, तो अनुस्वार और अनुनासिक दो पात्र हैं जो अधिकारी पात्र थे। अगर कवि पात्र पूछे, कवि पात्र की चर्चा करे, तो प्रिय विद्यार्थी आपको बताना होगा कि कालिदास, ठीक है, कालिदास कवि पात्र थे। अधिकारी पात्र अगर पूछे आपसे, अधिकारी पात्र पूछे, तो प्रिय विद्यार्थी आपको यह बताना होगा कि अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक ये क्या थे, ये जो है दोनों कौन से पात्र थे, ये दोनों जो है अधिकारी पात्र थे, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, ठीक है, तो यह मोहन राकेश का। क्या इनके अन्य कोई नाटक है, जी हाँ है, कौन कौन से, तो देखिए आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ठीक है, पैरों तले जमीन जो कि अधूरा था, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई ठीक है। अगर हमसे पूछे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, तो उसमें विकल्प में दे रहा है कि क्या यह वैदिक संस्कृत से उत्पत्ति हुई, ठीक है, या लौकिक संस्कृत से, सौर से, निब्रन से या प्राकृत से? तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई, ठीक है, किस हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो अपभ्रंश तो पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो थौसेनी से अगर हम बात करें, तो
राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी तीनों निकलता है, ठीक है। और इसमें अगर यह विकल्प देता, ठीक है, तब भी नजदीकी आंसर हम देखें तो सौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश ही सही होगा, क्योंकि नजदीकी आंसर क्या है, हिंदी भाषा की उत्पन्न हुई सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से। अब ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे पश्चिमी हिंदी लिखा होता तो वो ज्यादा करीब आंसर होता, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। क्योंकि देखिए सारे विकल्प में क्या है, तो इसका सही अगर पश्चिमी हिंदी लिखा होता तो वो ज्यादा करीब आंसर होता। ध्यान देंगे, अगला प्रश्न तो पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सी कृति आत्मकथा है। क्या कलम का सिपाही आत्मकथा है? नहीं। जीवनी है। चीड़ों पर चांदनी? नहीं। यह क्या है? यात्रा साहित्य निर्मल वर्मा का। बाण भट्ट की आत्मकथा? ना ना, ये तो उपन्यास है, भले आत्मकथा लिखा है। अर्धकथानक, अर्धकथानक किसका है? बनारसी दास जैन का है, बनारसी दास जैन का है, ठीक है, बनारसी दास जैन जी का है। कब लिखा गया? तो 1641 में लिखा गया। भाषा क्या थी? ब्रज थी, ठीक है, पद्य में था। ध्यान देंगे, उस समय जो है जैन धर्म में 110 वर्ष की उम्र मानी जाती थी, पूरे जीवन काल का जो है ये माना जाता था कि पूरी आयु 110 वर्ष की होगी, और 55 वर्ष के थे बनारसी दास जैन, ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसको अर्धकथानक कहा। ठीक। अब ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछे कलम का सिपाही जीवनी है, चीड़ो प्रसादनी यात्रा साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, हमसे पूछा ये जा रहा है कि चितवन की छां। अब देखिए कि कितना विद्यानिवास मिश्र कितनी बार परीक्षाओं में बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इनके ये निबंध तो अक्षरशः याद होने चाहिए, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि चितवन की छां, ठीक है, किसका निबंध है? क्या जो है निबंध संग्रह किसका है? क्या बालकृष्ण भट्ट का है, हरिशंकर परसाई का है, विद्यानिवास मिश्र का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो सही उत्तर होगा चितवन की छां किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। 1953 में इस निबंध की इन्होंने रचना की, ठीक है। ये कैसे निबंधकार थे, यह भी प्रश्न बना है। तो यह जो है ललित निबंधकार थे, ठीक है। इनके निबंधों की एक विशेषता ये थी कि साधारण विषयों को लेकर भी उन्हें पौराणिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ युक्त करके प्रभावशाली बना दिया। आइए हम इनके कुछ अन्य निबंधों की बात करते हैं। अगर हमसे पूछे एग्जामिनर की बताइए तुम चंदन हम पानी, ठीक है, तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन है? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा कि विद्यानिवास मिश्र है। मैंने सिल पहुंचाई निबंध के लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह निबंध किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों यह भी जो है किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। शेफाली झर रही है, यह भी निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। आइए बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की चर्चा करते हैं। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, यह भी इनका निबंध है। महिला स्वातंत्र, यह भी इनका प्रमुख निबंध है, ठीक है। हरिशंकर प्रसाई के अगर हम निबंधों की बात करें तो प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये सब किसका है? हरिशंकर प्रसाई का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की बात करें, अशोक के फूल, कल्पलता, जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध जो है संकलित है, ठीक है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न, हमसे देखिए चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का क्रम क्या होगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, हृदय की परख और हृदय की प्यास, ठीक है, ये चतुर व्यक्ति के अंदर ही होता है। अब ध्यान देना कौन पहले है, देखिए कितना करीबी विकल्प है, ठीक है। तो हमें पता है कि हृदय की परख कब थी? हृदय की परख सबसे पहले था, परख पहले होता है, ठीक है, 18 में, ठीक है, परख कब? 18 में। हृदय की प्यास कब है? 1931 में। अगर हम पूछे हमसे अमर अभिलाषा कब है, तो 1933 में है, ठीक है, अमर अभिलाषा कब है? 1933 में है। आत्मदाह कब है? तो आत्मदाह 1937 ईस्वी में होगा। आत्मदाह कब है? 1937 ईस्वी में है, ठीक है। पुनः ध्यान अगर हमसे पूछे चतुर्सेन शास्त्री के, आइए बताइए हमको कि उनके उपन्यासों का क्या क्रम है, तो हृदय की प्यास कब हो गया? 1918 में हो गया, ठीक है। हृदय की प्यास कब है? 1931 में है। परख पहले 18 में, प्यास 31 में है। अमर अभिलाषा कब है? 1933 में है। आत्मदाह कब है? 1937 में है। आत्मदाह कब है? 1937 में है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही? पहला विकल्प जो है सही हो जा रहा है, पहला विकल्प सही हो जा रहा है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए
कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम। ठीक है, देखिए एक समय वो था कि जब नेट की परीक्षा में हम लोग क्या है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर लेते थे और गोविंद पांडे से पढ़ के चले जाते थे, काम चल जाता था। लेकिन आज आज हम अगर बात करें तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, नहीं तो सारे प्रश्न क्या है आलोचनात्मक होते हैं, समझ पर आधारित होते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाएं, देखिए ग्राम हमको दिख गया, ग्राम। ठीक है, हमको पता है कि ग्राम कहानी प्रसाद की पहली कहानी है। ये कब 1911 में किस पत्रिका में आया, तो इंदु पत्रिका में आया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग आंसर के करीब पहुंच गए। अब देखिए कफन की अगर बात करें तो 1936 में था। ठीक है, किस पत्रिका में आया, ठीक है, तो चांद पत्रिका में आया। ठीक है, चांद पत्रिका में आया। किस कहानी संग्रह में, तो कफन और अन्य रचनाएं कहानी संग्रह में आया। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी ये कब आई, तो 1956 में। ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी की बात करें 1956 में। और पाल गोमरा का स्कूटर कई बार परीक्षाओं में बना, पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी, ठीक है, तो उदय प्रकाश की। ठीक है, उदय प्रकाश की कहानी है, उदय प्रकाश की कहानी है क्या, पाल गोमरा का स्कूटर। ठीक है, तो बी विकल्प सही हो गया। कफन ग्राम, कफन डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमरा का स्कूटर। अब देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न प्रिय विद्यार्थी हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए, हमको बताइए कि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, अब उसमें देखिए भारत दुर्दशा है, राजश्री है, ठीक है, कोणार्क है, और खजुराहो का शिल्पी है। ठीक है, खजुराहो का शिल्पी है। अब ध्यान देंगे सबसे पहले भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा कब था, 1880 में था, अंधेर नगरी 81 में था। ठीक है, राजश्री कब था, राजश्री 1915 में था, जयशंकर प्रसाद का। कोणार्क, कोणार्क किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है, जगदीश जगदीश चंद्र माथुर जी का है। कोणार्क किसका है, जगदीश चंद्र माथुर जी का। ध्यान दीजिएगा जगदीश चंद्र का नहीं बल्कि जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, कोणार्क, शारदिया, ठीक है, रघुकुल रीति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए खजुराहो का शिल्पी, कई बार परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बना कि खजुराहो का शिल्पी किसका नाटक है, तो प्रिय विद्यार्थियों किसके नाटक है, शंकर शेष जी का। किसका है, शंकर शेष जी का है। किसका है, शंकर शेष जी का है। अब देखें कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो है चौथा विकल्प सही हो रहा है प्रिय विद्यार्थी, चौथा विकल्प सही हो रहा है कि भारत दुर्दशा, उसके बाद राजश्री 15, कोणार्क कब 51 में, और खजुराहो का शिल्पी एकदम लास्ट में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए हमसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्रम पूछ ले रहे हैं, और यह प्रश्न आज भी नेट की परीक्षा में, ठीक है, हायर में या फिर टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एकदम ध्यान देंगे, ध्यान दें तो देखिए काव्य शास्त्र, दस रूपक, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र। विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए हमें बस एक विकल्प कोई पकड़ लेना होता है और उन पे विचार करना होता है। ठीक है, चारों विकल्प पढ़ने का कोई मुझे इसमें समझ नहीं आता। आपको क्या है कि एक विकल्प पढ़िए पढ़िए, एक विकल्प को पकड़िए और उनको तोड़िए कि क्या क्या हो सकता है। तो भरत मुनि ने कब लिखा, दूसरी सदी में। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 8वीं सदी में। दस रूपक तो 10वीं सदी में धनंजय का है। ठीक है, काव्य प्रकाश मम्मट का, ये कब था, 11वीं में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नाट्यशास्त्र होगा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 8वीं में, दस रूपक कब, 10वीं सदी में, और काव्य प्रकाश मम्मट का 11वीं सदी में। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमसे अगर एग्जामिनर ये पूछे कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो 24 का जो है बी विकल्प सही होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए अब हमसे यात्रा वृत्त से प्रश्न, बस किया क्या है, उसने दिमाग लगा के यात्रा वृत्त को, ठीक है, अलग अलग लेखों के यात्रा वृत्त को सम्मिलित किया और पूछा कि बताइए, अब हमको क्रम से लगा के दिखाइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें भी वही हम लोग करेंगे, पहले विकल्प को पकड़ेंगे या दूसरे विकल्प को पकड़ेंगे और विचार करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अरे यावर रहेगा याद। ठीक है, सबसे पहले क्या था, अरे यावर रहेगा याद कब था, ठीक है, 1953 में था। ये कब था, 1953 ईस्वी में था। अब ध्यान दीजिए हमसे ये पूछे कि देश विदेश, ठीक है, देश विदेश किसका है, पहले दिनकर जी का, ये कब था, दिनकर जी का 1957 ईस्वी में है। ठीक है, अगर हमसे पूछे, अब देखिए हमसे ये पूछे कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, ठीक है, तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के लेखक कौन है, डॉक्टर नगेंद्र है। ये कब था, 1968 था, 1968 था। और हंसते निर्जर
दागती भट्टी ये कब था? ये 1966 था। ठीक है, तो अब देखिए ये विकल्प पहले और बाद वाला मामला हो गया। ठीक है, तो हम लोग दूसरे विकल्प में देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दे, चौथे विकल्प में देखिए मामला सही दिख रहा है, चौथे विकल्प सही होगा। अरे यार रहेगा याद, पुनः मेरे साथ रिवीजन करेंगे। 1953 में था। ठीक है, देश विदेश रामधारी सिंह दिनकर का है जो 1957 में था। हंसते निर्जर दागती भट्टी विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त है, यह कब था? तो 1966 ईस्वी में था। तंत्रालोक से यंत्रालोक यह कब था? तो यह जो है 1968 ईस्वी में था। डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्त है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अब देखिए अभी तक मामला रचनाओं पे था, अब हम लोग रुक कर गए किसकी तरफ? हम लोगों ने रचनाकार के जीवन वर्ष की तरफ रुक कर गए हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि बताइए भगवती चरण वर्मा पहले जन्म ली या बच्चन जी या फिर अज्ञेय या फिर नरेंद्र शर्मा। तो सबसे पहले हम ध्यान दें भगवती चरण वर्मा कब पैदा हुए? 1903 में। ठीक है, कब पैदा हुए? 1903 में। बच्चन जी कब पैदा हुए? ठीक है, महादेवी वर्मा जी और इनका बच्चन जी का जन्म वर्ष एक ही था 1907 में। अज्ञेय जी 1911 में, मुक्तिबोध जी 17 में पैदा हुए थे 1911 में। नरेंद्र शर्मा की बात करें, नरेंद्र शर्मा कब पैदा हुए? तो नरेंद्र शर्मा कब पैदा हुए तो विद्यार्थियों को बताना होगा कि 1913 में नरेंद्र शर्मा पैदा हुए। तो इस हिसाब से हमारा पहला विकल्प सही हो गया। ठीक है, हमारा पहला विकल्प सही हो गया। अब देखिए हमसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ज्ञानपीठ रचनाकार किसे पहले मिला है, ठीक है, बाद में किसे मिला है? ध्यान देंगे सबसे पहले तो पंत जी को मिला था, विकल्प में है नहीं। ठीक है, उसके बाद किसे मिला? उसके बाद दिनकर जी को मिला था 72 में, जो विकल्प में दिख रहे हैं। उसके बाद अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार? ठीक है, 78 में मिला। निर्मल वर्मा को कब मिला? 99 में संपूर्ण साहित्य में, निर्मल वर्मा 99। ठीक है, कुंवर नारायण को क्या है? कुंवर नारायण को 2005 मिला संपूर्ण साहित्य पर। ठीक है, तो ध्यान देंगे सबसे पहले दिनकर जी को 1972, अज्ञेय जी 1978। ठीक है, निर्मल वर्मा जी 99। ठीक है, कुंवर नारायण 2005। ठीक है, और अमरकांत को शिला शुक्ल को 9 में, 13 में किसको? केदारनाथ सिंह को, 17 में कृष्णा सोबती जी को मिला था। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा विकल्प सही हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है, अब देखिए आदिकाल, देखिए उस समय क्या था, नेट में केवल जन्म शताब्दी, ठीक है, रचनाओं का क्रम, ठीक है, ग्रंथों का क्रम, यही सब है। ठीक है, कितना अलग पैटर्न था। अब आज का ये जो पैटर्न इसमें दे रहा है, अब ये पैटर्न टीजीटी पीजीटी में आ गया है। ठीक है, ध्यान देंगे आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, अब आदिकाल के रचनाओं के हमें सही अनुक्रम को बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए एक विकल्प को पकड़ा जाएगा और उसी को लेके चला जाएगा। भरतेश्वर बाहुबली राज कब था? 1184 ईस्वी में था। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली राज किसका था? ठीक है, किसका था अगर पूछे, ठीक है, किसका था अगर पूछे तो साल बसूरी का था। ठीक है, साल बसूरी का था। ठीक है, अब गणपत चंद्रगुप्त ने क्या किया है? साल बसूरी को प्रथम कवि माना है। स्थूलभद्रा जिन धर्म सूरी का था, ये कब था? तो 1209 में था, 1209 में था। नीमनाथराज 1213 में था। सुमतिगढ़ का था, किसका? नीमनाथराज सुमतिगढ़। ठीक है, नेमिनाथराज सुमतिगढ़। ठीक है, नेमिसु, ठीक है, सुमतिगढ़। संगीत रत्नाकर सारंग देव का था 12वीं सदी में। ठीक है, संगीत रत्नाकर, तो इस हिसाब से हमारा पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान देंगे संगीत रत्नाकर किसका ग्रंथ है? तो 12वीं सदी में, कोई इसका स्पष्ट जो है समय नहीं मिलता है। हमें ये पता है कि ये सबसे अंतिम में है और किसकी रचना है? तो सारंग देव की रचना है। तो विद्यार्थी किसकी रचना है? तो सारंग देव की रचना है। ठीक है, अब हम लोग 29 नंबर के प्रश्न पर पहुंचेंगे। अब देखिए इसमें काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि रचना काल के अनुसार, ठीक है, सही अनुक्रम लिखिए। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम कौन कौन से हैं? देखिए इंद्रधनुष रौदे हुए, ठीक है, 1957 में किसका था? गे जी का है। सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में, ये किसका है? तो 1960 में है। किसका है? रघुवीर जी, सहायता करिए, रघुवीर सहाय। नए इलाके में अरुण कमल जी का है 1900, ठीक है, 1966 में है। नए इलाके में कब है? 1966 में है। ठीक है, हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि बाजस्त्रवा के बहाने किसका है? तो ये 2008 में किसका है?
कुंवर नारायण का। प्रिय विद्यार्थी पुनः रिपीट करेंगे हम लोग। अगर हमसे पूछे इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 किसकी, इसके रचनाकार कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, इसके रचनाकार कौन है, तो रघुवीर सहाय है। अगर हमसे पूछे नए इलाके में 1966 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं कौन, तो अरुण कमल है। बाजस्रवा के बहाने कुंवर नारायण 2008 में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला विकल्प कि इंद्रधनुष रौदे हुए 57, सीढ़ियों पर धूप में 60, ठीक है, नए इलाके में कब 1996, किसका, अरुण कमल का, बाजस्रवा के बहाने कुंवर नारायण 2008। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है, अब देखिए ये जो है ना, हमें मिलाकर और सही उत्तर चुनना है, ठीक है, हमें क्या मिलाना है कि ये काव्य लक्षण कौन दिया, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है, आइए विचार करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, शब्दार्थ तो सही तो काव्यम, ये तो मतलब हजारों बार मैं कहा ना, अभी कुल मिला जुला के एमए के एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा हो, नौकरी वाली परीक्षा हो, हायर हो, नेट हो, ठीक है, हजार बार पूछा जा चुका है कि शब्दार्थ सही तो काव्यम किसका है, तो भामह का है, ठीक है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो यह दंडी का है। रमणीयात प्रतिपादक शब्द है काव्यम, तो यह जगन्नाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो यह विश्वनाथ का है, ठीक है। तो पहले का पांचवा, ठीक है, किसी विकल्प में दिख रहा है, ये देखते हैं। देखिए एक ही विकल्प सी विकल्प में दिख रहा है कि, ठीक है, एक ही विकल्प सी विकल्प में दिख रहा है कि शब्दार्थ सही तो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा भामह जी का है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी जी का है। रमणीयात प्रतिपादक शब्द है काव्यम किसका है, पंडित जगन्नाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है, तो विश्वनाथ जी का है। अब देखिए, अब हमसे ये पूछना है जो पाश्चात्य सिद्धांत है और किसने कौन सा सिद्धांत दिया, प्रिय विद्यार्थियों, आज भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। अब देखिए, लोग कहते हैं पैटर्न बदल गया, लेकिन आज भी इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बन रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो किसने दिया, क्रोचे ने दिया, ठीक है। हमसे पूछे अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो क्रोचे ने दिया, ठीक है। हमसे पूछे अंतस चेतनावादी यथार्थ को किसने दिया, तो वही लॉरेंस भाई ने दिया। क्या, अंतस चेतनावादी यथार्थवाद, डीएस लॉरेंस, ठीक है। कुछ और मत समझिएगा, डीएच लॉरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। अंतस चेतनावादी यथार्थवाद दिया था। स्वच्छंदतावाद, ठीक है, स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत किसने दिया, स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो वर्ड्सवर्थ ने दिया, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने दिया, वर्ड्सवर्थ ने दिया, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने दिया, किसने दिया, वर्ड्सवर्थ ने दिया। स्वच्छंदतावाद की बात करें तो वर्ड्सवर्थ, ठीक है, संप्रेषण की बात करें तो रिचर्ड्स, ठीक है। आइए आइए रिचर्ड संप्रेषण करिए, ठीक है। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया, मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, तो रिचर्ड ने दिया। पुनः ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछे कि अभिविन्नावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो क्रोचे ने दिया। अंतस चेतनावादी यथार्थवाद का सिद्धांत लॉरेंस ने दिया। स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत किसने दिया, वर्ड्सवर्थ ने दिया। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया, तो रिचर्ड्स ने दिया, ठीक है, रिचर्ड्स ने दिया। तो पहले का तीसरा, ठीक है, एक ही विकल्प मात्र सही हो रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे, एक ही विकल्प मात्र सही हो रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि, अब देखिए फिर से हम लोग को सूची एक को सूची दो से मिलाना है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निबंध है और उनके कौन कौन लेखक हैं, बताइए हमको, ठीक है। कुबेर नाथ राय का कौन सा निबंध है, क्या आपको कोई प्रिया नीलकंठी नामक निबंध दिख रहा है क्या विकल्प में, हाँ दिख रहा है, तो 1968 में इनका यह निबंध प्रिया नीलकंठी, मतलब पहले का दूसरा, ठीक है। अब देखिए पहले क्या पैटर्न था, पहले एक सही हुआ तो पूरा आपका प्रश्न सही, लेकिन आज का इतना करीबी कि दो दो विकल्प में लास्ट तक जाके आपको जीतना हारना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध, क्या इसमें कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध दिख रहा है, तो हाँ, कौन सा, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, ठीक है। देखिए अचर्चित है, लेकिन देखिए पूछा गया भीष्म को क्षमा नहीं किया गया निबंध किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में, ठीक है, यह नेट के सिलेबस में भी लगा है। रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है, चिंतामणि, ठीक है, 3 भाग में, ठीक है, 4 भाग थे। पहला भाग कब, 39 में, चिंतामणि भाग 2 45 में, तीसरा 1983 में नामवर सिंह में, और चौथा कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह ने 2004 में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सी विकल्प सही हुआ। अब हम लोग 33 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 33 नंबर के प्रश्न पर हम लोग आते हैं, हाँ।
अब देखिए 33 नंबर के प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, कौन सा उपन्यास किसका है, तो पुनर्नवा किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, एकदम सही। कब तक पुकारू रांगे राघव जी का है, बहुत चर्चित उपन्यास है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप यशपाल का है। ठीक है, तो पहले का तीसरा देखिए, पहले क्या पैटर्न था, एक सही हुआ तो सब सही हुआ। ठीक है, पुनः ध्यान देकर हमसे पूछे पुनर्नवा 1973 किसका उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कब तक पुकारो 1957 किसका उपन्यास है, तो रांगे राघव जी का है। भूले बिसरे चित्र 1959 किसका उपन्यास है, तो भगवती चरण वर्मा का है। मनुष्य के रूप 1949 यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, अब देखिए हमसे फिर से पत्रिकाओं से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा चौथा विकल्प इसमें सही हुआ था। अब देखिए 34 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं वागर्थ। ठीक है, वागर्थ पत्रिका पूछ रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, यह हमारे किसमें आ चुका है, टीजीटी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसके संपादक कौन थे, कहाँ से ये पूछ रहे हैं, संपादक कौन थे। वागर्थ पत्रिका विजय बहादुर सिंह का है। नया ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय, ठीक है, इससे जो है रविंद्र कालिये का नाम जुड़ता है, नया ज्ञानोदय। ठीक है, ज्ञान प्रदायनी हो तो नवीन चंद्र राय, लेकिन नया ज्ञानोदय, ज्ञान प्रदायनी नया ज्ञानोदय में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है। ठीक है, कहाँ से, नई दिल्ली से। वागर्थ कहाँ से, कलकत्ता से। ठीक है, वसुधा, वसुधा पत्रिका हरिशंकर परसाई का कहाँ से निकलता था, जबलपुर से। ठीक है, कहाँ से, जबलपुर से। अच्छा, अच्छी बात यह कि सारे पत्रिकाएं मासिक थी। ठीक है, रंग प्रसंग किसका पत्रिका है, रंग प्रसंग तो प्रयाग शुक्ल का है। तो पहले का पांचवा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, सी का पहला और डी का क्या होगा, दूसरा। तो हमारा क्या है, बी विकल्प सही हो रहा है, बी विकल्प सही हो रहा है। पुनः रिवीजन करेंगे, अगर हमसे एग्जाम में पूछे वागर्थ पत्रिका जो 1995 में निकलती थी, वह किसकी, उसके संपादक कौन है, तो विजय बहादुर सिंह है। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित मासिक पत्रिका थी। नया ज्ञानोदय 2003 में देखिए, ज्ञान प्रदायनी नवीन चंद्र है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया। ठीक है, नया रविंद्र, नई दिल्ली से निकलती थी, नया ज्ञानोदय नई दिल्ली से, आसान है। मासिक वसुधा पत्रिका पूछे तो हरिशंकर परसाई का जबलपुर से मासिक पत्रिका थी। रंग प्रसंग की बात करें तो प्रयाग शुक्ल का था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन करने को बोल रहे हैं। ठीक है, कहानीकार और उनका सुमेलन करिए। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उषा प्रेमवदा की चर्चित कहानी है वापसी। ठीक है, पहले का तीसरा, देखिए उत्तर तो आपको मिल गया तुरंत। पहले में देखिए परीक्षाओं में कितना आसान था। तो पहले का तीसरा, ठीक है, वापसी। मनु भंडारी की कौन सी कहानी है, तो अकेली कहानी, अकेली। ठीक है, आचर्चित है लेकिन ध्यान दीजिएगा, अकेली कहानी। कृष्णा सोबती का विभाजन सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा का परिंदे। ठीक है, परिंदे कहानी संग्रह में कुल 7 कहानी संग्रह, 7 कहानियां थी, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस हिसाब से पुनर्रिवीजन करें, हमसे पूछे कि बताइए बताइए भाई साहब की उषा प्रेमवदा की कौन सी कहानी है, तो वापसी कहानी है। मनु भंडारी की कौन सी कहानी है, तो अकेली कहानी है। ठीक है, कृष्णा सोबती की कौन सी कहानी है, तो सिक्का बदल गया। ठीक है, परिंदे कहानी किसका है, तो परिंदे निर्मल वर्मा का है। ठीक है, अब देखिए काव्य पंक्तियों को जो अब सुमेलित करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, ये किसकी पंक्ति है, तो राम की शक्ति पूजा से है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा मतलब निराला जी से। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, भाई साहब प्रसाद जी कहाँ है, प्रसाद जी को खोजिए। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। हाँ, अब ध्यान दीजिए, नागार्जुन जी की पंक्ति है, नागार्जुन जी की पंक्ति है, किस रचना से है, तो अकाल और उसके बाद। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इनका एक काव्य संग्रह ही, काव्य ही था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी का। ठीक है, तो देखिए पहले का तीसरा, आइए उत्तर देखते हैं, पहले का तीसरा किसी विकल्प में है। देखिए उत्तर मिल गया हमें, तुरंत ही मिल गया कि पहले का तीसरा। ठीक है, दूसरे का पांचवा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ध्यान दीजिए, पुनर्विजन करेंगे, हमसे पूछे अन्याय जिधर है उधर शक्ति, तो निराला राम की शक्ति पूजा से। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये लज्जा सर्ग से, यह भी पूछ लिया कि एक बार किस सर्ग से, तो लज्जा जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, तो अकाल और उसके बाद नागार्जुन की है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती काव्य से ही था, दिनकर जी की रचना है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं क्या, कि विधा को उसकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब देखिए विधा क्लियर हो। ठीक है, मतलब पहले कैसे प्रश्न, विधा क्लियर हो, आज भी ऐसे प्रश्न। ठीक है, कविता कौन सा है इसमें, ठीक है, कविता कौन सा है, तो अब ध्यान दीजिए, कबूतर कबूतर क से कबूतर कविता है। ठीक है,
कविता उदय प्रकाश का है, ठीक है। कहानी कौन सा इसमें आपको दिख रहा है, कहानी, कहानी कौन सा, शहादत नामा जितेंद्र भाटिया का कहानी था, शहादत नामा जितेंद्र भाटिया का कहानी था, ठीक है। अब देखिए उपन्यास 1999 का उपन्यास आता पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया, ठीक है, किसके जीवन पर आधारित है, पहला गिरमिटिया गांधी जी के जीवन पर आधारित है। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछे कोई नाटक बताइए तो देहांतर नाटक किसका है, नंद किशोर आचार्य जी का है, ठीक है। अशोक के फूल निबंध है, इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। ये किसका देहांतर नाटक किसका है, तो नंद किशोर आचार्य का है। देहांतर नाटक किसका है, तो नंद किशोर आचार्य का है। विकल्प ढूंढते हैं कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो कविता अबूतर कबूतर पचवा, ठीक है, पहले का पांचवा, तो पहला विकल्प सही हो रहा। पुनः रिवीजन करेंगे, कविता अबूतर कबूतर का से कबूतर 1984 में उदय प्रकाश का है, ठीक है। कहानी शहादत नामा किसका है, जितेंद्र भाटिया का है, ठीक है। उपन्यास पहला गिरमिटिया 1999 में गिरिराज किशोर का है, ठीक है। नाटक देहांतर नाटक 1987 का नंद किशोर आचार्य जी का है। अब देखिए पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित करना है, पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित करना है। हमसे क्या कह रहे हैं, पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है, पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। न्यूनिया पात्र किसका है, राय साहब पात्र किससे है, प्रशांत पात्र किससे है, रेखा पात्र किससे है, तो न्यूनिया पात्र किसका है, न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा पात्र से है, ठीक है। राय साहब अगर पूछे तो गोदान से है, ठीक है। प्रशांत किससे, मैला आंचल, रेखा नदी के दीप, ठीक है, रेखा और भुवन दो पात्र थे नदी के दीप में महत्वपूर्ण। अब ध्यान देंगे अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि भाई साहब बताइए बाणभट्ट की आत्मकथा कब था, तो 1946 में था, ठीक है। फिर पूछे भाई साहब बताइए हमको थोड़ा सा नदी के द्वीप कब था, तो 1951 में था, ठीक है। हमसे पूछे कि मैला आंचल कब था, तो 1900 कब था, 54 में था, ठीक है। हमसे पूछे महाभारत महाभोज तो 1979 में था, ठीक है। हमसे पूछे गोदान, ठीक है, गोदान कब था, 1936 में था, 1936 में। अब देखिए न्यूनिया पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा मतलब पहले का पांचवा, ठीक है। वी विकल्प हमारे लिए सही हो रहा है, बी विकल्प सही हो रहा है, बी विकल्प सही हो रहा है। अब देखिए नाटक और उसके पात्रों को सुमेलित करना है, ठीक है, नाटक और उसके पात्रों को सुमेलित करना है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन पात्र है, ठीक है। अब देखिए सिंहरण, पर्वतेश्वर, अलका ये सब पात्र किसके थे, ठीक है। अब देखिए सिंहरण पहले का चौथा, उत्तर आपको मिल गया लेकिन लड़ाई अभी जारी रहेगी। आषाढ़ के एक दिन का पात्र कौन है, विलोम, इसी पेपर में विलोम पात्र पूछा था सीधे सीधे। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का पात्र कौन है, ओकाक, शीलवती, ठीक है, शीलवती पात्र भी पूछ चुका है। ये किसका नाटक है, सूर्य से अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, तो ये सुरेंद्र वर्मा का है, ठीक है। देहांतर अभी आपसे पूछा था ना, देहांतर इसके पहले के विकल्प में कि किस विधा का, तो देहांतर ये जो है यह नाटक है किसका, नंद किशोराचार्य का, और इसका पात्र पुरु है, ठीक है, पुरु है, ठीक है, पुरु है। हम कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पता, हमको भैया पता कि सिंहरण जो है चंद्रगुप्त का पात्र है, तब भी प्रश्न सही हो जा रहा है। पुनः रिवीजन करें, हमसे पूछे कि चंद्रगुप्त नाटक किसका है, तो 1936 में जयशंकर प्रसाद का है। पात्र सिंहरण, पर्वतेश्वर और अलका थे। आषाढ़ के एक दिन के पात्र कौन थे, विलोम, मल्लिका थे, ठीक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण के पात्र कौन था, उक्काक, शीलवती, महात्म, ठीक है। ये 1975 में सुरेंद्र वर्मा का था। देहांतर नाटक किसका है, तो 1987 में नंद किशोराचार्य का, और इसके पात्र हैं पुरु, पुरु, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्रश्न 40 से 45 तक के प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, इनमें एक स्थापना है मतलब एजर्शन है, और दूसरा क्या है, तर्क है अर्थात रीजन है। कोड में दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए, स्थापना, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहे हैं कि स्थापना आंतरिक संवेद भावों की रसग्राही अभिव्यक्ति कविता है, ठीक है। हाँ एकदम सही है कि भाई साहब आंतरिक संवेद भावों की रसग्राही अभिव्यक्ति क्या है, कविता है। क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है, नहीं, कविता क्या लोक रंजन से जुड़ी हुई है, एकदम गलत बात है भाई साहब। तो ये सही है, बल्कि क्या है, लोक रंजन, ना कि इसका उद्देश्य अगर ये रहता लोक मंगल तो ये सही हो जाता। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये सही है, आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम कह रहे हैं एजर्शन, हमसे दे रहे हैं कि दंड कोप का ही एक विधान है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, दंड कोप का एक विधान है, हाँ ठीक है, सही है भाई। कोप का अर्थ होता है क्रोध, दंड क्रोध का एक विधान है, सही है, क्योंकि क्रोध से कोप शमन होता है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि क्रोध से कोप शमन होता है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि कोप से कोप शमन होता है, ठीक है। कोप शमन का क्या अर्थ होगा, ठीक है।
तो मान लीजिए, हाँ ठीक है, दंड से कोप शमन होता है, कोप शमन होता है मतलब क्रोध को शांत करने के लिए कोप शमन का यूज होता है, ठीक है, सही बात है। तो दोनों सही है, ए सही, यहाँ से बी सही विकल्प हो गया, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं श्रद्धा का मूल तत्व, दूसरे का महत्व स्वीकारना है, ठीक है। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे के महत्व को स्वीकारना है, सही है, ठीक है, सही है। क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है, ठीक है। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है, बिल्कुल गलत है। कहाँ उनके अंदर श्रद्धा होती है? तो ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, एजर्सन में दे रहा है कि सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो क्या करके चले? करुण प्रसंग लेकर चले, ठीक है। हाँ तो ठीक है भाई साहब, सही है। हमसे अगर पूछे तो ये सही है भाई, सही है कि सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही जो करुण प्रसंग लेकर चले। लेकिन फिर कह रहे हैं कि कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है, गलत, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि कविता में करुण प्रसंग ही अनिवार्य है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ए सही और आर गलत हो जाएगा, तो बी विकल्प, ए सही और आर गलत, ठीक है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वतत्व का अन्वेषण किया, ठीक है। हाँ, प्रेमचंद का कहना यही था कि मैं साहित्य को मनुष्य मात्र का पर्यालोचन समझता हूँ। स्पष्ट है कि उन्होंने मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया और मनुष्य को ही अपने साहित्य के केंद्र में रखा, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। कह रहा है प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित है, नहीं भाई साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कल्पनाश्रित कहाँ है, यथार्थवादी है। तो ए सही यार गलत किस विकल्प में है? तो डी विकल्प में क्या है? ए सही यार गलत है। 45 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कबीर क्रांतिकारी कवि है, बच्चन सिंह ने लिखा भी है कबीर क्रांतिकारी पुरस्कर्ता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। वीर और उज उनकी कविता के मुख्य स्वर है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर है, ठीक है। तो तर्क तो गलत हो गया भाई साहब, ठीक है। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ठीक है, सी विकल्प सही है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि अगला जो 46 से 50 तक का प्रश्न होगा उसमें क्या होगा, ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों को, मतलब 46 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का चयन करना होगा। देखिए ये क्या है, ये जो है पैराग्राफ है, ठीक है। पढ़ते हैं और उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे हमारी समझ ही विकसित होगी। अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि कलयुग, कलयुग सब युगों से अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, ठीक है। कह रहे हैं कि कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, ठीक है। राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की कोई जरूरत नहीं है। योग ने गृहस्थ को जरूरत से ज्यादा संस्यालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी, एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता, ठीक है। योग के गलद श्रु भावुकता का कोई स्थान नहीं है। जो भक्ति पग पग पर भक्त को कंप आवेग जड़ता रोमोदगम की अवस्था में ला देती है, वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग और अविभाग से परे हैं, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत हैं, यदि वे एक रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से होता क्या है, ठीक है। अब देखिए हमसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है? पहले विकल्प दे रहे हैं क्योंकि इसमें पाप और पुण्य समान है, ठीक है। क्योंकि इसमें पाप और पुण्य समान है, इसमें क्या होता है, इसमें मानस पाप का फल मिलता है, इसमें मानस पाप से मनुष्य दंडित नहीं होता है, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने देखा था ना क्या है, अभी देखिए यहाँ लिखा है कि सब, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, ठीक है। तो कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया? भक्ति साधना कठिन होती है, ठीक है, या फिर भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। भक्ति ईश्वरीय प्रेम के कारण सुलभ है, भक्ति में योग के समान कुछ साधा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न 48 नंबर का, योग में गलद श्रु भावुकता को क्यों स्थान नहीं है, ठीक है। योग में गलद श्रु भावुकता को क्यों स्थान नहीं है? तो पहले विकल्प में दे रहा है कि योग साधना कठोर है,
या योग में भावना को स्थान नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी यही पढ़ा था कि योग में भावना को स्थान नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने यही देखा था कि योग में भावना को स्थान नहीं है। ठीक है, भावुकता का कोई स्थान नहीं है, यही सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न 49 नंबर का प्रश्न है, योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है। ठीक है, क्या गृहस्थ के लिए योग साधना कठिन है, या फिर भक्ति में सरसता है और योग में दुष्करता, भक्ति एक सस्ता सौदा है योग महंगा। ठीक है, या गृहस्थ के लिए भक्ति आकर्षक है और योग में दुष्करता। तो भक्ति में सरसता है, योग में क्या है, दुष्करता। तो 49 का बी सही हो जाएगा कि भक्ति में सरसता है और योग में दुष्करता। अब आपको विश्वास ना हो तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि लिखा है कि नहीं। अब देखिए, देखिए अब यह है, यहाँ देखिए हमें बता रहे हैं कि जो भक्ति होती है, ठीक है, भक्ति में यदि वे एक रस है, समरस है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 49 का बी होगा। भक्ति में सरसता है और योग में दुष्करता है। ठीक है, योग में दुष्करता है। ठीक है, योग में दुष्करता है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ठीक है, अब परम तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, हमसे 50 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि परम तत्व क्या है। वह अखंड चैतन्य स्वरूप है, या वह विभाग अविभाग से परे है, वह गुणहीन आकारहीन है। ठीक है, वह या वह मायातीत है। ठीक है, या वह मायातीत है। ठीक है, तो वो क्या है, वह विभाग और अविभाग से परे है। ठीक है, अब देखिए आइए चेक करते हैं सही जान रहे हैं कि नहीं। अब देखिए जाए, तो देखिए यहाँ लिखा है ना कि यदि सचमुच ही भाग और विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और अतीत है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका सही उत्तर, कि परम तत्व क्या है, वह विभाग अविभाग से परे है। तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।